हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का ईबीएस के इस बेहतरीन सेशन में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। दोस्तों, आज यहाँ पर हमने ईबीएस के ऐसे प्रश्न लिए हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार ट्रेंड होता है। प्रश्न यहाँ पर रहेंगे एक से बढ़ के एक ज़बरदस्त प्रश्न। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है। शैक्षणिक भ्रमण, हम पर्यावरण अध्ययन में फील्ड ट्रिप को क्यों महत्व देते हैं। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करने के लिए, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव के लिए, सामाजिकरण को बढ़ावा देने के लिए, फिर टीम भावना बढ़ाने के लिए। तो देखिए, पर्यावरण में हम फील्ड ट्रिप को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि इससे छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बच्चे चीज़ों को जो है प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। जब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो उससे क्या होता है कि उन जो भी चीज़ें वो देखते हैं उनके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती है। अगर आप 20 साल बाद 15 साल बाद भी पूछोगे इन चीज़ों को तो क्या रहेगा कि उनको हमेशा याद रहेगा, भले ही वो जगह थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। प्रश्नों को समझिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए कोई भी पर्यावरण अध्ययन की बुक की संस्तुति नहीं देने लागू नहीं की है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। क्यों नहीं, हम 3 से ही पर्यावरण को क्यों पढ़ते हैं, कक्षा 1 और 2 वालों को पर्यावरण क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है, मेन उद्देश्य क्या हो सकता है। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए कि बच्चे छोटे इसलिए उनको पर्यावरण नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये तो भैया आपका कट जाएगा। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। जब कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है तो भाई 1-2 के बच्चे भी तो पर्यावरण पढ़ सकते हैं। तो ये विकल्प भी कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए केवल शब्द है जो हमारा निगेटिव है और हमें चाहिए कैसा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव चाहिए। सी विकल्प है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, बिल्कुल कट जाएगा। संदर्भ युक्त व अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए डी विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा कि एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक नहीं लागू की है। इसका मुख्य कारण होता है कि बच्चों को प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण के द्वारा उनका सर्वांगीण विकास कराया जाए, यानी कि उनको ऐसा अधिगम, उनको ऐसा सामाजिक परिवेश दिया जाए, उनको ऐसा प्राकृतिक परिवेश दिया जाए जिससे उनका अधिगम हो सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डी विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 और 5 तक के ईबीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। यानी कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो कक्षा 1 से 5 तक के ईबीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि ये प्राथमिक लेवल की बात की जा रही है, प्राथमिक स्तर की बात की जाए जो कि 1 से 5 की बात की जा रही है। तो ऐसा कौन सा मुख्य उद्देश्य है। स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए, कौशल प्राप्त करना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। सी ऑप्शन है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। या फिर डी ऑप्शन है शिक्षार्थी को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो देखिए, ईबीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि एक अध्यापक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को बाहरी जीवन से जोड़े। वो कक्षा तक, ये जो पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित ना रहे अधिगम, वो बाहरी जीवन से भी जुड़ी होनी चाहिए। तो ईबीएस का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी वो अधिगम करा रहा है वो कक्षा से जुड़ी हुई और बाहरी जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर डी विकल्प लॉक हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको बाहरी जीवन मिल जाए भैया, स्कूल से बाहरी जीवन मिल जाए तो समझ लीजिए इससे पॉजिटिव आंसर कोई हो ही नहीं सकता। तो डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है रोनाल्ड रास को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के शोध करने के लिए मिला। रोनाल्ड रास को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। किस शोध के लिए मिला। ठीक है, डेंगू मच्छर से फैलता है इसके लिए मिला,
मलेरिया मच्छर से फैलता है या फिर इसके लिए मिला। चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग पीसीओ से फैलता है। तो देखिए यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? तो यहाँ से आपके बन सकते हैं क्वेश्चन कि रोनाल्ड रास को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके शोध के लिए में तब मिले, लगाइएगा मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रास ने 1902 में यह शोध किया कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर से फैलता है। मच्छर के पेट में झाँक कर इन्होंने ये शोध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। दूसरा प्रश्न कि 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो रोनाल्ड रास को मिला। रोनाल्ड रास को किसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। किसके शोध के लिए मिला? तो मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके शोध के लिए मिला। क्लियर? प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों में से सांपों के बारे में गलत कथन खोजे। गलत का मतलब हमें निगेटिव कथन चाहिए, ठीक है। प्रश्न कैसा? निगेटिव। हमें ऑप्शन कैसा चाहिए भैया? निगेटिव चाहिए, ठीक है। तो सांप के कान नहीं होते। कान नहीं होते क्या? सांप के कान नहीं होते, तो ये आंसर कैसा? पॉजिटिव है भाई, कि सांप के कान नहीं होते। वो कंपन के द्वारा वो जो है सुनते हैं कि किधर आवाज़ आ रही, किधर कंपन हो रहा है, उधर ही वो भागते हैं। सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है, बिल्कुल सही है, अभी हमने बताया। सी ऑप्शन है कि भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। तो एक ऐसा ऑप्शन है भाई 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, है ना। ये ऑप्शन आपका कैसा है? ये ऑप्शन आपका निगेटिव है। सांप है किसानों के दोस्त, बिल्कुल ऑप्शन पॉजिटिव है। किसानों के दोस्त कैसे होते हैं सांप? क्योंकि सांप जो होते हैं किसानों के दोस्त इसलिए होते हैं क्योंकि किसान बेचारा बड़ी मेहनत से फसलों को उगाता है और जो उसमें चूहे आ जाते हैं वो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर सांप रहते हैं तो क्या करते हैं? चूहों को मार भगाते हैं, खा जाते हैं, इसलिए सांप किसानों के दोस्त होते हैं। तो आपको चाहिए कैसा आंसर? आपको चाहिए निगेटिव, और निगेटिव आंसर आपका क्या हो गया? सी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि भारत में 6 प्रकार के सांप नहीं 4 प्रकार के सांप पाए जाती हैं। ऑप्शन सी को हम लॉक कर देंगे। क्लियर? सीटेट आपके ऐसे प्रश्न पूछता है भाई, ऐसे घुमा फिरा के प्रश्नों को पूछेगा, ऐसे लगेगा ही नहीं कि प्रश्न बिल्कुल भी गलत सही हो सकते हैं। पेडागोजी बहुत ही आसान है, जो आपके 75 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, आपके 75 नंबर आप मजबूत है तो आपका 75 नंबर कहीं नहीं जाएगा। आप 20-25 नंबर तो इधर उधर से ला सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 है कि नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक किसी बालिका ने प्रश्न किया कि पक्षी अपना सिर क्यों हिलाते हैं। नीलम नाम की कोई अध्यापिका होगी जो पक्षियों के बारे में, उनका प्रकरण क्या है? पक्षियों के बारे में पढ़ा रही है। अचानक किसी विद्यार्थी ने, किसी बालिका ने प्रश्न किया कि पक्षी अपना सिर क्यों हिलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है क्योंकि गर्दन हिलाने से पक्षी उड़ पाते हैं। बी ऑप्शन है जब पक्षी गर्दन हिलाते हैं तो उनके मुंह का खाना पेट में जल्दी जाता है। सी ऑप्शन है गर्दन हिलाकर वे दूसरे पक्षियों से बात करते हैं। संवाद का मतलब बातचीत करते हैं। डी ऑप्शन है क्योंकि पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। अब बताइए हमें आंसर कैसा चाहिए? क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन है पॉजिटिव। हमें आंसर कैसा चाहिए? आंसर चाहिए आपको पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पर हम डी विकल्प को लॉक कर देते हैं, यही हमारा पॉजिटिव है कि क्योंकि पक्षियों की जो आँख की पुतली होती है ना, वो नहीं घूम सकती, इसलिए वो गर्दन को इधर उधर करते हैं। क्लियर? तो ये आपका 3 विकल्प गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। सिनकोना पेड़ के किस भाग का, ऐसा कौन सा भाग है? जैसे जड़ हो गया, छाल हो गया, पत्ते हो गए, बीज हो गए। तो सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? यानी कि मलेरिया किसी को हुआ है तो सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग करें? पत्ती का उपयोग करें, जड़ का उपयोग करें, छाल का उपयोग करें या बीज का उपयोग करें, जिससे उनका मलेरिया बुखार ठीक हो जाए। तो आप कौन सा विकल्प लॉक करोगे? तो अच्छा बताइए, मलेरिया बुखार कैसे होता है? मलेरिया बुखार में कैसे पता लगता है कि मलेरिया बुखार है? तो जब तेज कपकपी, यानी कि बुखार के साथ
बुखार के साथ जब तेज कपकपी हो तो समझ जाइए कि मलेरिया बुखार है। इसका इलाज किससे होता है? तो सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो इसका मतलब सिनकोना पेड़ का छाल भाई, सिनकोना पेड़ बहुत ज़्यादा महत्व है इसका, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम की बात किया जा रहा है में रहने वाले लोग, ग्रामीण लोग को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? अगर असम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? बांस के घर बनाने चाहिए, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाने चाहिए, मिट्टी और फूस के बने घर होने चाहिए, फिर सपाट छत वाले घर होने चाहिए। देखो ये क्या घर है ना। तो अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो ऐसे, अगर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि असम है, जब असम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो बांस के खंभों पे ढालू छत वाले घर होने चाहिए भाई। बांस के खंभों पे, यानी कि घर है और ये बांस है, ठीक है। तो बांस के जो खंभे हैं ये कितने ऊपर, 10 से 12 फुट ऊपर होने चाहिए घर। उन 10 से 12 बांस के खंभों से 10 से 12 फुट ऊपर घर होने चाहिए, जिससे कि बारिश वहाँ तक ना पहुँच पाए, है ना। तो इसलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर होने चाहिए 10 से 12 फुट ऊपर। प्रश्न नंबर 9 है, लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? लद्दाख, लेह लद्दाख की बात की जा रही है कि लद्दाख के लोग जो होते हैं वो उनकी 2 मंजिला घर होती है। ये जो नीचे की मंजिल होती है, निचली मंजिल, उसका उपयोग किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए करते हैं कि मेहमानों को ठहराने के लिए करते हैं, सामान और जियो को रखने के लिए करते हैं, इन सभी के लिए करते हैं। तो जो लेह लद्दाख के लोग होते हैं वो निचली मंजिल का उपयोग, जो ग्राउंड फ्लोर होता है उनका उसका उपयोग करते हैं सामान और जियो को रखने के लिए, यानी कि जानवरों के लिए वो निचली मंजिल का उपयोग करते हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 10 है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? प्रश्न कैसा, निगेटिव आंसर कैसा लगाइएगा? नहीं, जहां आपको समझ ना आए प्रश्न वहां आप ऐसे लगा दीजिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में ऐसा कौन सा है विकल्प जो सीखने का प्रतिफल नहीं है, परिणाम नहीं है, जिसके द्वारा सीखा नहीं जा सकता है। कहाँ? ईवीएस में, ठीक है। तो यहाँ पर ए विकल्प है भाई, विकल्प थोड़ा सा ए विकल्प है, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। बिल्कुल, ये तो आपका पॉजिटिव आंसर हुआ ना भाई। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। अगर एक शिक्षित व्यक्ति होगा तो जहाँ उसको अच्छा लगेगा वहाँ वो सही बोलेगा, जहाँ उसको गलत लगेगा वहाँ उसके लिए वो बोलेगा भाई, सही बोलेगा, आवाज़ उठाएगा। तो ये विकल्प कैसा है? पॉजिटिव है। देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व के में भेदभाव। जब वो एक शिक्षित व्यक्ति है तो समाज में हुए गए वो जो भी समाज से संबंधित प्रथाएं होंगी, रूढ़िबद्धता होगी, कुछ भी होगा, उसके लिए वो आवाज़ उठाएगा, ठीक है। वो अपना अनुभव जो उसका होगा, अपना जो उसका एक्सपीरियंस होगा, उसको वो व्यक्त करेगा। तो ये भी क्या है? आप पॉजिटिव है। सी विकल्प है, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना या फिर कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो देखिए ये भी आपका पॉजिटिव है कि कक्षा की दिशाओं का पहचान करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपका निगेटिव कौन सा है? तो सी विकल्प आपका निगेटिव हो जाएगा कि कुछ स्थान, जैसे इंडोर हो गया, आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। इंडोर का मतलब क्या होता है
कि जो खेल घर में ही खेला जाता है, जो खेल छत के नीचे खेला जाता है वो घर में खेला, और आउटडोर जो बाहर खेला जाता है जैसे आपका क्रिकेट वगैरह हो गया। तो खेलों में नियमों का अवलोकन करना, हमने हमेशा आपको बताया कि जब नियम की बात करें तो इसका मतलब रटने पर बल दिया जा रहा है, कंठस्थ करने पर बल दिया जा रहा है, परिभाषाओं पर बल दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, तब आपका लॉक हो जाएगा सी विकल्प। ठीक है, कि कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, यही विकल्प जो है ईबीएस में, कक्षा 3 के ईबीएस में सीखने का परिणाम नहीं होगा क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होगा। प्रश्न नंबर 11 है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। भाई पहेली है, पहेली को हल करना है कि कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका हल क्या है? मैना है भाई, तोता है, फाख्ता पक्षी है, या फिर कोयल है? किसकी बात की जा रही है? कुहू कुहू कौन बोलती है भाई? पक्षी मधुर मधुर गीत सुनाती है, सबके मन को भाती है, क्या कहलाती है? कौन सी पक्षी है? तो यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा, बताइए कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा? मैना लॉक होगा क्या? यहाँ पर डी विकल्प लॉक हो जाएगा, कोयल, जो कि कुहू कुहू की आवाज़ करती है। और ये आपको कब आवाज़ करती है? वही मार्च अप्रैल में। प्रश्न नंबर 12 है कि जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता का मापन, हाइग्रोमीटर जो होता है वो आर्द्रता का मापन के लिए होता है। आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो तरल पदार्थों का घनत्व न मापा जाता है। तरल पदार्थों का घनत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। रेन गेज, रेन मीन्स क्या होता है? वर्षा। इसका मतलब वर्षा किससे मापा जाता है? तो वर्षा मापा जाता है रेन गेज से, यानी कि। और बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या भाई मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है वायुदाब। वायुदाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या लॉक हो जाएगा? वर्षा, रेन फॉर वर्षा, सी विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब आपको खेजड़ी के बारे में भाई बताना है कुछ कथन। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से सही कथन है। सही कथन का आपको चुनाव करना है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और यहाँ पर 4 विकल्प दे दिया जाएगा, ए बी सी डी, बी सी, ए बी डी ऐसे, और उसमें से आपको देखना है कि कौन सा विकल्प सही है। कभी कभी पूछा जाता है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के रखना है, आपके दिमाग में सेट करके रखना है कि कैसा खेजड़ी के बारे में, चाहे रेगिस्तानी ओक के बारे में हो गया या फिर हाथी के बारे में हो गया, ठीक है, स्लाथ के बारे में हो गया, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और लिख के रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर खेजड़ी के बारे में पूछा गया है, तो हमें कैसा ऑप्शन लगाना है? हमें पॉजिटिव आंसर लगाना है, क्योंकि आंसर कैसा और क्वेश्चन कैसा पॉजिटिव है, आंसर कैसा पॉजिटिव ही होना चाहिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव है भाई। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर यही हो जाता है कि इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है तो आपका गलत हो जाता है। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव आंसर है। हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि रेगिस्तानी जब क्षेत्रों में पाया जाता है तो सिंपल सी बात है वहाँ पानी की कमी ही होती है। सी है कि इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, बिल्कुल सही है। इसकी लकड़ी को क्या? कीड़ा भी नहीं लगता है। किसकी लकड़ी को? कि खेजड़ी के वृक्ष को। तो ये भी ऑप्शन आपका राइट है। इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं, यही विकल्प आपका निगेटिव है, क्योंकि जब पतले पाइप की बात करें तो इसका मतलब रेगिस्तानी ओक की बात किया जा रहा है। और डी ई विकल्प है कि यह वृक्ष छायादार नहीं है, इस ठीक है, यह वृक्ष छायादार नहीं है। तो यह वृक्ष छायादार
क्या है, यह वृक्ष छायादार होता है। भाई ऐसा नहीं है कि यह वृक्ष छायादार नहीं है, यह वृक्ष छायादार होता है, ये भी क्या आपका नेगेटिव है। तो हमारा पॉजिटिव कितना है, ए बी और सी। किस में है ए बी और सी, ए विकल्प हमारा लॉक हो जाएगा, ए बी और सी। अगर ई विकल्प होता है या वृक्ष छायादार होता है तब आपका ऑप्शन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर पूछा गया या वृक्ष छायादार नहीं होता है। तो देखिए रेगिस्तानी यानी खेजड़ी रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है और यह वृक्ष छायादार होता है। अगर ऐसा होता है तब सही है, इसलिए यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई। कीट समूह में रहते हैं यानी कि सामाजिक प्राणी हैं, जैसे कि मनुष्य होते हैं समाज में रहते हैं, वैसे यहाँ पर ऐसे कौन से कीट समूह हैं, कीट हैं जो समूह में रहते हैं। तो मधुमक्खी, चींटियाँ, मकड़ी। यहाँ पर मकड़ी है इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। मकड़ी मच्छर है इसलिए यहाँ पर भी कट जाएगा। मच्छर को देखते हो ऐसे खुले आराम से अपना बिंदास दौड़ते रहते हैं। मधुमक्खी हो गया घर में पाई जाने वाली मक्खी, ये भी कट जाएगा क्योंकि मधुमक्खी तो ठीक है लेकिन जो घर में पाई जाने वाली मक्खी है ना वो तो कहीं भी टहलती घूमती रहती है, वो भी अकेले। तो यहाँ पर हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ततैया हो गया, दीमक हो गया और चींटियाँ हो गया। ततैया को आप देखे होंगे कि जो पीले कलर की होती है ततैया, ऐसे काट लेना तो सूज जाता है मुंह, तो ततैया हो गया। दीमक, अगर आप गीली लकड़ी को छोड़ दीजिए, अपनी कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, अगर जो है गीली लकड़ी को छोड़ दीजिए ना 5 दिन 10 दिन 2 दिन भी, तो उसमें क्या लग जाएगा, दीमक लग जाएगा। क्योंकि दीमक क्या होते हैं, ये समूह में रहते हैं। चींटियाँ हो गई, जिधर जाती हैं अपनी एक गंध छोड़ती जाती है, उसके पीछे पीछे कतार में सारी चींटियाँ चली जाती हैं, तो वो भी क्या समूह में रहती हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और स्टेट इन इंडिया, यानी कि नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है और उस जगह का नाम आपको बताना है। कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, यानी कि राष्ट्रीय पार्क और भारत के कौन से राज्य में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका है उत्तराखंड में, ठीक, जो कि किसके लिए जाना जाता है, तो बाघों के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, एक सींग वाले गैंडे। एक सींग वाले गैंडे के शिकार के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राजस्थान, गिर मतलब गुजरात, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इसलिए यहाँ पर बी विकल्प को हम लॉक कर देंगे। तो दोस्तों ये थे आज के 15 प्रश्न जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार ट्रेंड होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो स्पेशली सीटेट वालों के लिए है, यानी कि बहुत ही मेहनत से बनाई गई है और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।